घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अजीत सिंह की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजीत सिंह है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना कई साल पुरानी है। ये घटना तब की है जब मैं एज अ इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवेज़ में काम किया करता था। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे इंजन ड्राइवर का काम करते करते 9 साल हो चुके थे, लेकिन तब तक मैं असिस्टेंट इंजन ड्राइवर था। मेरे साथ जो मेरे हेड थे वो और मैं, हम दोनों ही एक बार रात में 11:30 बजे अपने ट्रेन में चढ़कर ट्रेन को आगे लेकर निकल पड़े। सफ़र हमारा 22 से 26 घंटे के बीच का था। मैं जानता था कि ठंडियों की रात है, बहुत ठंड लगने वाली है, इसीलिए मैंने अपने साथ गर्म कपड़े रखे हुए थे। जो मेरे साथ मेरे सीनियर थे, उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी। रात के समय वो थोड़ी देर के लिए आराम करते थे, लेकिन उस समय भी वो बिल्कुल चौकन्ना होकर सोते थे। उनका ये कहना था कि मैं पूरी तरह से तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वो हमेशा ये कहकर हंसते थे और मैं उनसे हमेशा ये बात कहता था, क्यों सर, मैं अच्छा नहीं हूँ? वो कहते थे, नहीं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरी भी ड्यूटी है। दरअसल उनकी एज भी हो चुकी थी, इस वजह से रात में कई बार वो थोड़ी देर के लिए सो जाते थे, आधा घंटा या 1 घंटा। मैं तब तक के हैंडल कर लेता था। ये घटना जब हमारे साथ घटी तब कुछ अजीब सा ही हुआ। हम जब इंजन रूम में थे और ट्रेन पूरी गति से या फुल स्पीड से चल रही थी, रास्ते में बिल्कुल कोहरा था। विजिबिलिटी 10 से 15% की होगी। तभी ही ट्रेन के सामने दूर मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं एकदम से डर गया और सोचने लगा कि अब ट्रेन को रोकूं कैसे। और जब दोबारा से मेरी नज़र पड़ी तब मैंने देखा कि सामने कोई था ही नहीं। ऐसा लगा कि 1 सेकंड में वो जो भी था एकदम से हट गया हो, या फिर ये मेरा वहम था। मैं घबराया तो था, लेकिन उस समय मुझे मेरे सीनियर को नींद से उठाना ठीक नहीं लगा और मैं भी ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो नींद से जागे और कहने लगे कि अभी तेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ क्या? मैंने कहा, आपको कैसे पता? वो कहने लगे, मैंने सपना देखा कि तू काफ़ी ज़्यादा अचानक से डर गया है और तू मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं इसे उस समय तक सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही समझ रहा था, लेकिन आगे जो हमारे साथ हुआ वो कुछ अजीब था। वो उसके बाद उठकर बैठ गए और हमारी जो मेल जिस रास्ते से गुजर रही थी वो पूरा जंगल से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका था। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, कोहरा बहुत था, अंधेरा काफ़ी गहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वैसे सिचुएशन में हमारी ट्रेन को सिग्नल मिला और इसीलिए हमने ट्रेन को रोक दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मुझे उस समय काम करते हुए 9 साल हो चुके थे, लेकिन वो रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी की कभी नहीं भूल पाऊँ। मैं जब बाहर देख रहा था तो मुझे बाहर देखने में भी डर सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी घबराहट थी। उस ठंड की रात में भी मुझे पसीने आ रहे थे। जो मेरे सीनियर थे वो मुझे देखकर कह रहे थे कि बाहर का नज़ारा काफ़ी डरावना है। मैंने कहा, हाँ, मैं भी अभी बस वही देखकर सोच रहा था। फिर वो कहने लगे कि तुझे एक बात बताऊँ? मैंने कहा, क्या? वो कहने लगे, तू भूत प्रेत में विश्वास करता है? मैंने कहा, करता तो नहीं, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो मैंने अपने गांव में सुनी थी और मेरे पापा से भी सुन रखी है, और इसी वजह से शायद मैं उन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक भूत प्रेत को नहीं देखा। दोस्तों, मैं आप लोगों को उस जगह के बारे में तो नहीं बता सकता कि वो जगह
या उस एरिया का क्या नाम था, लेकिन एक बात काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। हमारी बाई ओर थोड़ी दूरी पर एक काफ़ी बड़ा सा पहाड़ था। वो कहने लगे, अगर मैं तुझसे कहूँ कि वो पहाड़ के ऊपर एक हवेली है और वहाँ पर भूत रहते हैं, क्या तू विश्वास करेगा? हालांकि दोस्तों, मेरे मन में डर तो था, लेकिन मैं हंसते हुए कहने लगा, विश्वास करना तो मुश्किल है जब तक मैं देख ना लूँ। मैं जानता था कि जो मेरे सीनियर उस समय कह रहे हैं वो सच है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गौर से देख, उस पहाड़ के ऊपर हवेली भी है। मैंने कहा, सच में? वो कहने लगे, आ जाइए साइड आ। वो मेरे बाई ओर खड़े थे और मैं उनकी दाई ओर। इस वजह से मैं उनके आगे से गुजरकर उनकी बाई ओर चला गया। और जब मैंने बहुत गौर से देखा, आंखों पर जोर डालकर, तब मुझे बराबर से तो नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों, वहाँ हवेली दिखाई दी थी। मैं देखकर डर गया। मैंने कहा, उतनी ऊंचाई पर हवेली किस पागल ने बनाया, और क्या कोई वहाँ पर रहता भी है? वो कहने लगे, ये हवेली कई 100 साल पुरानी है। कहा जाता है कि इसमें आज भी आत्माएं रहती है। इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि तुझे एक और बात जानकर आश्चर्य होगा कि वो आत्माएं इसी इलाके में घूमती है। क्या पता हमारी रेलवे ट्रैक्स पर भी वही आत्मा हो। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर मैं कहने लगा कि आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। तो कहने लगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी एक घटना सुनाई जो उनके साथ कुछ साल पहले उसी रेलवे रूट पर घटी थी। उनका कहना यह था कि जब एक रात में तेरे ही जैसा जूनियर मेरे साथ था, हम दोनों ही इसी रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते उसे ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है। वो ट्रेन रुकाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ट्रेन तो रोक नहीं सकता था और ये रोकना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे पैसेंजर की जान खतरे में चले जाएगी। वो उसे बचाने की कोशिश में था कि एकदम से उसने देखा कि वो जो भी सामने था वो हट गया है। मैं जब ये बात मेरे सीनियर से सुना तो मैंने कहा कि सेम ऐसी ही घटना अभी मेरे साथ पहले घटी थी। मैंने भी देखा कि रेलवे ट्रैक पर कोई है और वो एकदम से गायब हो गया कहीं। वो कहने लगे, आगे सुन। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी मेल जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रही थी, वैसा वैसा उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान में बार बार आकर खुसफुसा रहा है कि आगे मत जा। वो इस बात से बहुत घबरा गया था। उसने मुझसे जब ये बात कही तो मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा होता है, डर मत। हम दोनों ही जा रहे थे और फिर अचानक से वो ज़ोरों से चीखने और चिल्लाने लगा। उसका कहना यह था कि कोई मुझे बाहर की ओर ज़ोर से धक्का देकर गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिरना नहीं चाहता है। उसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने ज़ोर से उसको चिल्लाया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वो मेरी ओर आ तो गया, लेकिन वो अब भी घबराया हुआ था। मैंने उसको दिलासा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसका ये कहना था कि मेरा वहम नहीं हो सकता। थोड़ी दूर हम आगे बढ़े ही थे कि उसने मेल के राइट साइड वाली जो विंडो स्पेस थी उसमें से देखा कि कोई लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट की होगी, यानी उसका चेहरा मेल इंजन के हेडलाइट तक आ रहा था, और वो तेज़ गति से, यानी कि मेल की स्पीड से हवा में उड़ता हुआ उसी के साथ चल रहा था और उसी को घूर रहा था। दोस्तों, मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर जब कोई आदमी भागता है तो उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है और उसका फेस सब कुछ मूवमेंट करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसा वो सिर्फ खड़ा है और नीचे कोई सवारी है जो बिल्कुल स्मूथली उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। वो उसे ही घूर रहा था और घूरते घूरते वो एकदम से उसके करीब आया, यानी कि बिल्कुल इंजन से आकर सट गया। और ये देखकर वो ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगा। अब वो शायद समझ चुका था कि मेरा बचना नामुमकिन है। मैंने उससे कहा कि बस अब तो भगवान का ही नाम लेते रहना जब तक हम इस रास्ते से पार ना हो जाए। वो भगवान का नाम कंटिन्यूस जपने लगा।
जब हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े तब वो कहने लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल है, और वो दिन उसने इस नौकरी को ही छोड़ दिया। मैंने जब उसकी घटना सुनी, उस अंधेरे में दोस्तों डर मेरे मन में 2 गुना हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो तो भगवान का नाम ले लेना। ये कहकर वो मुस्कुराए, और अभी ये बात उनकी ख़त्म ही हुई थी कि हमारा ट्रेन का सिग्नल भी हमें अब आगे बढ़ने का मिल चुका था। हम उसके बाद मेल को वहाँ से लेकर आगे बढ़े। हम जब वहाँ से आगे बढ़े तब मेरी नज़रें उस पहाड़ के ऊपर की हवेली पर ही टिकी हुई थी, और दोस्तों 1 मिनट में ऐसा लगा कि उस हवेली से कोई बड़ा सा शैतान तेज़ गति से उड़ते हुए निकल कर मेरी ओर आ रहा है। मैं ये देखकर डर गया और उस जगह से हट गया। मुझे ऐसा लगा कि क्या पता सच हो और वो मुझ पर हमला कर दे। हम दोनों अभी बस बैठकर बात ही कर रहे थे कि एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ट्रेन में पीछे से नहीं बल्कि यूं लग रहा था कि बाजू से आ रही है। जब हमने मुड़कर अपनी विंडो से बाहर देखा तो पाया कि वहाँ पर कुछ तो है जो कि हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो रेलवे ट्रैक के पास जंगली झाड़ियाँ होती है वो उसमें से तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी मेल की स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी, 40 की स्पीड ऑलमोस्ट हुई होगी तभी, और वो जो भी था वो पेड़ों को चीरते हुए उनके बीच से दौड़ रहा था। मैंने मेरे सीनियर से कहा कि ये क्या है। वो मुझे दिलासा देने लगे, समझाने लगे, डर मत, ये कोई जंगली जानवर होगा। मैं अभी बस उनकी बात सुनकर खुद को दिलासा ही दे रहा था कि एकदम से वो सारे पेड़ जो कि कंटिन्यूस लाइन से हिल रहे थे रुक गए थे, और ऐसा लगा वो जो कोई भी हमारा पीछा कर रहा था वो वहीं रुक गया। फिर एक दोस्तों ज़ोर की आवाज़ आई जो कि मेरे कान में ऐसी लगी जैसा कि किसी ने मेरे कान के पास बम फोड़ दिया हो। वो आवाज़ मुझे यूं लग रही थी कि किसी ने बहुत बड़ा पत्थर लेकर, मैं जिस खिड़की से बाहर देख रहा था उसी खिड़की के बाजू में जो ट्रेन का ऊपर का छत होता है पतरे का, उस पर मार दिया हो। और वो आवाज़ ज़ोर से मेरे कान से टकराई, जिस वजह से मैं अपने दाहिने कान पर हाथ रखकर मेरे सीनियर से कह रहा था कि पत्थर किसने मार दिया होगा। उन्होंने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा, कहने लगे कि बस भगवान का नाम लेते रहना, जब तक मैं तुझे चुप रहने के लिए ना कह दूँ तब तक बिल्कुल चुप नहीं होना। दोस्तों फिर मैं भगवान का नाम लेता ही रहा, और आगे कुछ किलोमीटर पार हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि आज मैंने फिर से वही चीज़ देखा जो उस टाइम उस जूनियर के साथ देखा था। मेरी बात मान तो तू अब कहीं दूसरी जगह नौकरी कर ले। मैंने कहा ऐसा क्यों, और वो भूत क्यों सिर्फ हम ही लोगों को परेशान करता है, तुमको नहीं? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने भगवान का एक धागा पहन रखा है, कोई भी दुष्ट आत्मा मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। मैंने कहा तो आपके जैसा धागा मैं भी पहन लूँगा। तो कहने लगे ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा कि आपने ये धागा कब पहना था? जिसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसा मेरे साथ ही घटा था, और उसके अगले दिन ही मैं पुजारी जी के पास जाकर खुद के लिए रक्षा कवच ले आया था। दोस्तों उसके बाद क्या था, मैं भी जाकर एक रक्षा कवच ले लिया और उसे अब पहन कर ही रहता हूँ। आज उस घटना को बीते इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति मुझे तकलीफ़ दे रही है। तो दोस्तों ये थी अजीत जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी तेजस की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम तेजस है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। ये बात है 2006 की। उस समय मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरे पापा, हम 4 लोग कहीं बाहर जा रहे थे किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए।
जब वहाँ का फैमिली फंक्शन हमारा पूरा हो चुका था, उसके बाद पापा के एक दोस्त ने उन्हें बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत अच्छी जगह है। पापा ने कहा कि वो जगह यहाँ से कितनी दूरी पर होगी, उसके बारे में उनसे और पूछताछ करी। तब मेरे पापा को पता चला कि वो जगह वहाँ से कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। पापा को उसने ये भी कहा था कि वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंड और काफ़ी खूबसूरत जगह है, एक बार तुम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। उससे जब इतना सब कुछ पापा ने सुना तो पापा उस जगह पर हम लोगों को ले जाने के लिए मान गए। और पापा ने कहा कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, हम यहाँ से घर नहीं बल्कि घूमने जाएंगे। हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी और मैं खुशी के मारे पापा से कहने लगा कि पापा, आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है, इस साल मैं भी आपको फर्स्ट आकर सरप्राइज़ दूंगा। हम दोनों ही हंसने लगे और उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। जब हम वहाँ से निकले तभी रात के कुछ 11 बज रहे थे। पापा ने कहा कि अच्छा है हम रात में निकल रहे हैं, मॉर्निंग तक हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और दोस्तों, वैसे भी होटल्स में जो चेक इन होते हैं वो मॉर्निंग के समय ही होते हैं। पापा ने कहा कि हम मॉर्निंग में पहुंचकर होटल में चेक इन कर लेंगे। हमारा पूरा दिन भी जो वेस्ट होना था, यानी कि जो ट्रैवलिंग में दिन वेस्ट होता, वो बच जाएगा। हम सब बहुत खुश थे। पापा ने कहा कि तुम लोग रात में सो जाना, मॉर्निंग में तुम लोगों की आँख खुलेगी तभी हम हिल स्टेशन पर होंगे। अब दोस्तों, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि हम में से किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 सवा 2 बजे हम लोग उस पहाड़ी वाले रास्ते पर आ चुके थे और अब भी हमें ऊपर चढ़ना बाकी था। वो जो घाट थी जिसे चढ़ना था काफ़ी लंबी और बड़ी थी। पापा कहने लगे कि ठंड भी अच्छी खासी है और रास्ता भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा गाड़ी में। दोस्तों, कहते हैं ना कि ऐसे सब रास्ते में बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होती है। लेकिन हमारे साथ एक अजीब सी दुर्घटना घटी। हुआ कुछ ऐसा कि हम कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े थे कि हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। अब गाड़ी को धक्का देना, वो भी पहाड़ी रास्ते पर, ये तो नामुमकिन था। पापा कहने लगे कि मैं स्टीयरिंग संभालता हूँ, तू मुझे थोड़ा सा धक्का देकर देख। एक बार हम गाड़ी को धक्के पर चालू करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार धक्का दिया, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। अब उस जगह पर हम काफ़ी परेशान थे और इतने में अचानक से मम्मी और मेरे पापा की लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शांत नेचर के हैं। वो कभी भी पापा से लड़ते नहीं, ना ही तो हमने कभी लड़ते हुए देखा था। लेकिन उस समय पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, कहने लगे कि गाड़ी तो अच्छी रखनी चाहिए थी या बना कर लाना चाहिए था। पापा भी गुस्से में आकर कहने लगे, मैंने गाड़ी को सर्विस करवा कर ही लाया था, मुझे क्या पता था कि गाड़ी बंद पड़ जाएगी। मैं दोनों को शांत कराने लगा। अब दोस्तों, उस पहाड़ी वाले रास्ते पर एक गाड़ी तक हमें दिखाई नहीं दे रही थी और काफ़ी दूर दूर जहाँ हमारी नज़रें जा रही थी वहाँ पर हल्का हल्का सा कोहरा दिखाई दे रहा था। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तभी मैंने पिताजी से कहा कि देखो पापा, वहाँ पर एक होटल जैसी कुछ दिखाई दे रही है। दोस्तों, वो घाट जैसा इलाका था, लेकिन पता नहीं कैसे हम लोगों ने वहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जलता हुआ देखा। पापा कहने लगे, वो दिख तुझे रहा है लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लग जाएगा। मैंने कहा नहीं पापा, आप चलिए, हम बहुत से बहुत 15 से 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं और पापा हम दोनों ही गाड़ी को धक्का देने लगे। मेरी बहन और मम्मी गाड़ी में ही बैठी हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक बाई ओर का रास्ता था। दोस्तों, घाट आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे होते हैं। एक तरफ खाई होती है और एक तरफ पहाड़ होता है घाट के रास्तों पर, और दोनों ही साइड में घनी झाड़ियाँ होती हैं। लेकिन ये कुछ अजीब था, ये पूरा रास्ता तो वैसा ही था, परंतु जहाँ पर होटल थी उस जगह पर गहरी खाई होटल के पीछे से शुरू होती थी। हम लोगों ने वहाँ से लेफ़्ट ले लिया और वहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो गया था। वो ज़्यादा अंदर तो नहीं, मुश्किल से 100 मीटर जितना ही अंदर होगा, और जो पतला सा कच्चा रास्ता होटल तक गया हुआ था
उसके आसपास बड़े घने पेड़ भी थे और मेरी हाइट से भी लंबी ऊंची घास थी जो कि जंगली थी। हम दोनों ही, मैं और मेरे पापा, गाड़ी को धक्का देते हुए वहां तक पहुंच गए। जब मैं रिसेप्शन के पास पहुंचा, यानी कि मेन जो डोर था वहां पर, तब मुझे देखकर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ये कैसी होटल है? ये होटल कम और खंडर ज़्यादा लग रहा है। पापा ने कहा कि अरे अभी मजबूरी है, देखते हैं, मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे कहीं दूसरी जगह, या फिर यहाँ से हमें कोई हेल्प मिल जाएगी अगर मैकेनिक की, तो हम गाड़ी बनाकर अभी तुरंत ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे पापा की बात उस समय बिल्कुल सही लगी। मैंने पापा से कहा कि पापा अभी चलिए अंदर चलते हैं। जब दोस्तों हम अंदर गए तो उस होटल में शायद हमारे अलावा कोई और नहीं था। होटल पूरी खाली थी। मैंने उसे देखकर कहा रिसेप्शन पर कि होटल में कोई आता नहीं है क्या? वो एक आदमी था अधेड़ उम्र का। वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा, लोग यहाँ हिल स्टेशन घूमने आते हैं, हमारी होटल में कौन आएगा? उसकी आवाज़ में भी बिल्कुल दम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मरा हुआ आदमी बात कर रहा हो। मैंने फिर उससे कहा कि यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए कोई मैकेनिक मिल जाएगा जो हमारी गाड़ी रिपेयर करके दे दे। तब उसने कहा, इतनी रात में यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, आप लोगों को मॉर्निंग तक रुकना पड़ेगा। फिर पापा ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, आप हमें कोई कमरा दे दीजिए, हमें फर्स्ट फ्लोर का भी रूम चलेगा। उसके बाद उसने दोबारा कहा, फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रुकता है, बस जो ऑपरेशनल हमारे रूम्स है वो सब ग्राउंड फ्लोर पर ही है। पापा ने कहा कि ठीक है, तो हमें ग्राउंड फ्लोर का रूम दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 4 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में जाने की मनाही थी और बाकी 3 कमरे जो कि पूरी तरह खाली पड़े थे। पापा ने कहा कि हमें आप कौन सा कमरा देंगे? वो कहने लगा कि आप लोगों को कमरा देने से पहले 10 मिनट आप लोगों को रुकना होगा, क्योंकि अभी उस कमरे में कुछ काम है, वो काम हो जाएगा फिर आप लोगों को कमरा मिल जाएगा। पापा मम्मी को और मुझे देखने लगे। दोस्तों, मैं भी क्या उस समय जवाब देता। मैंने कहा ठीक है, हम रुकते हैं। फिर पापा ने कहा कि यहाँ पर कोई वॉशरूम है, मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। उसने कहा कि हाँ, यहाँ वॉशरूम है, लेकिन होटल के अंदर नहीं है, बाहर है। पापा ने कहा बाहर है, तो कमरे में जब जो लोग रुकते वो लोग कहाँ जाएंगे? उसने कहा सब कमरे में है, लेकिन जो रिसेप्शन पर और जो गेस्ट यहाँ पर वेटिंग में होते हैं उनके लिए वॉशरूम बाहर है। पापा ने कहा कि हम तो अभी बाहर से आए, हमने तो कहीं नहीं देखा हो वॉशरूम को। जिसके बाद वो कहने लगा कि आप बाहर जाइए और वहाँ से दाएं मुड़िए, उसके बाद सीधा सीधा आगे जाते रहिए, वहीं पर आपको वॉशरूम दिख जाएगा। वो इतना स्लो बोल रहा था दोस्तों कि उसकी बात सुनने के लिए मेरे कान को उसके चेहरे के एकदम करीब ले जाना पड़ रहा था। और जब गलती से मेरा हाथ उसके हाथ को टच हुआ, तब मैंने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा था। पापा हम लोगों को कहने लगे तुम लोग यहीं रहो, और मुझसे कहने लगे तेजस तू फैमिली का ख्याल रख, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। पापा को गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन पापा अब तक लौट कर नहीं आए थे। ये बात मेरे दिल में डर पैदा कर रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पापा को इतना समय तो लगता ही नहीं है, मैं एक बार जाकर देख कर आता हूँ। मम्मी ने कहा कि हाँ एक काम कर, तू जा कर देख। फिर मैंने दोबारा उससे पता पूछा। उसने जैसा जैसा मुझे बताया मैं वैसा वैसा ही वहाँ से आगे बढ़ा। दोस्तों, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इस रास्ते के एंड पर कहीं वॉशरूम है या रास्ते के बीच में कहीं वॉशरूम है, क्योंकि वो घनी झाड़ियाँ अब भी थी और बिल्कुल पतला सा, यानी कि एक आदमी भी मुश्किल से उन घनी झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ सके, इतना पतला वो रास्ता था। मैं जब आगे चलता गया तभी मैंने देखा कि सामने पत्थरे का कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा था। मैं समझ गया, हो ना हो यही वॉशरूम होगा।
मैंने जाकर दरवाजे के पास ज़ोर से पापा को चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बल्कि हुआ कुछ ऐसा कि वॉशरूम के पीछे साइड कुछ मुझे नज़र आया। ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है और वो मुझे देख रहा है। एक बार को मुझे लगा कि वही शायद मेरे पापा है। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, पापा आप हो क्या वहाँ पर? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं इसीलिए वहाँ जहाँ पर मेन डोर के पास खड़ा था, वहाँ से हट के बाई ओर से आगे बढ़ते हुए उस वॉशरूम के पीछे साइड चला गया। वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ पर भी मेरे पापा नहीं थे। मैं वॉशरूम के चारों ओर चक्कर लगा चुका था, लेकिन पापा नहीं दिखे। उस वॉशरूम से 10 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ था। मैंने जब उस पेड़ की ऊपर नज़र दौड़ाया तब मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि एक आदमी उस पेड़ की डाल पर उल्टा लटका हुआ था और उसके चेहरे से खून जा रहा था। मुझे एक बार को लगा कि शायद यही मेरे पापा है। मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ वहाँ से जल्दी जल्दी रिसेप्शन पर गया। वहाँ जाकर देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि मेरे पापा वहीं पर खड़े थे। मैंने कहा, पापा अभी मैं आपको ढूंढने गया था, आप तो वहाँ थे नहीं। पापा कहने लगे कि मैं शायद दूसरे रास्ते से आया रहूँगा। मैं वहीं पर दोस्तों बहस करना चाहता था, क्योंकि दूसरा रास्ता कोई था ही नहीं, लेकिन उस समय मुझे चुप बैठना ही ठीक लगा। फिर मैंने कहा कि पापा आप इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मैं पापा को उस रिसेप्शन के पास जो मेन गेट था वहाँ ले गया और पापा को पूरी बात बताई कि वहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा जो उल्टा लटका हुआ था और उसके चेहरे से बहुत खून जा रहा था। पापा ने कहा, तू सच कह रहा है या मजाक कर रहा है? मैंने कहा, पापा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पापा ने मम्मी से और मेरी बहन से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अब भी आता हूँ। हम दोनों ही दोबारा उस वॉशरूम के पास गए। दोस्तों जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस डाल पर कुछ नहीं था। अंधेरा इतना ज़्यादा था और ठंड की वजह से मिट्टी में भी नमी थी। इस वजह से कीचड़ हो रहा था और पैर भी स्लिप हो रहे थे। मैं और पापा फिर से वहाँ से निकल कर आए। पापा कहने लगे, तूने फिर मेरे साथ मस्ती किया ना? मैं पापा को कैसे विश्वास दिलाता कि जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। दोस्तों उसके बाद हम लोगों को उसने कमरा दिया। एक अजीब बात ये थी जो कि मेरी मम्मी ने कमरे के अंदर जाकर हमें बताई कि उसने हमसे कहा कि कमरे की सफाई करके आपको देंगे, लेकिन कमरे के अंदर से कोई निकला ही नहीं और उसने हमें चाबी दे दी और कमरा बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इस कमरे की सफाई हुई है। तो कमरे को साफ किसने किया? ये बात सुनकर कहीं मेरे मन में अब डर दोबारा जाग रहा था। उसके बाद पापा ने मम्मी से कहा, इतना दिमाग मत लगाओ, चलो सोते हैं, हमें सुबह में गाड़ी बनाकर आगे भी जाना है। मम्मी और पापा दोनों बेड पर सो गए। मेरी बहन थी, वो भी बेड पर सो गई और मेरे लिए उसने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस दी हुई थी, तो जो कि कमरे में ही रखी हुई थी। मैंने उसे बिछाया और उस पर लेट गया। 10 से 15 मिनट के बाद उस कमरे में अजीब सी स्मेल आने लगी। वो बदबू इतनी बुरी थी कि हम सांस तक नहीं ले पा रहे थे और दोस्तों उस बदबू की वजह से हम चारों की आंखें खुल चुकी थी। फिर हमने जब उठकर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलकर देखा तो दोस्तों वहाँ रिसेप्शन पर कोई था ही नहीं। मेरे पापा होटल के चारों ओर घूम रहे थे, यानी अंदर की ही साइड से, फिर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मैं पापा से कहने लगा, पापा मैं बाहर जाकर देखूं। पापा कहने लगे, अकेले मत जा, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों फिर मैं और पापा हम दोनों ही उस होटल के रिसेप्शन वाले एरिया से बाहर निकलकर जब देखे तो हमने पाया कि जो आदमी की लाश मैंने उस वॉशरूम के पास वाले पेड़ पर देखी थी, सेम वैसे ही एक लाश बाहर पड़ी हुई थी और उसी में से वो बदबू आ रही थी। उसकी लाश में कीड़े पड़ चुके थे और शायद अगर हम गलत नहीं थे तो ये वही आदमी था जो रिसेप्शन पर अभी कुछ समय पहले हमें कमरा दे रहा था। ये देखना था कि हमारी रूह तक कांप चुकी थी। पापा ने मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर ही निकल जाना सही होगा, लेकिन रात के 3:30 बज रहे थे। दोस्तों हम जाते तो कहाँ जाते। पापा
हम लोगों से कहने लगे कि मेन रोड की तरफ चलो, वहाँ पर चलकर हम पूरी रात वहीं पर बिता लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। हम उसी पतले वाले रास्ते से बहुत मुश्किल से संभल कर निकल कर बाहर आए और मेन रोड पर आने तक हमें कुछ 4 के आसपास बज चुके थे। दोस्तों, मॉर्निंग में 6 बजे तक हम वैसे ही ठंड में बैठे रहे और 6 बजे हमें एक गाड़ी से लिफ्ट मिली जिसने मैकेनिक को हमारे तक पहुंचा दिया था। उसके बाद मैकेनिक को वहां लेकर गए और हम लोगों ने उससे गाड़ी रिपेयर करवाई। जब हम सुबह में वहां पर पहुंचे तो वहां कोई लाश नहीं थी। मैकेनिक से उस जगह के बारे में पूछने पर हमें ये पता चला कि उस जगह पर बहुत साल पहले एक सरकारी हेडक्वार्टर था जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। पापा ने कहा, लेकिन अंदर से तो ये होटल जैसा दिखता है। तब उसने कहा कि इसे होटल में बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आधे में ही इसका काम छोड़ दिया गया था और ये तब से अब तक वैसे ही खंडर बना पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी तेजस जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाहीन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहीन है। मैंने इस चैनल पर पहले भी एक कहानी शेयर कर रखी है। दोस्तों, आज जो घटना मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना एक ऐसे जिन के बारे में है जिसके बारे में सुनकर आप लोगों को भी डर लग जाएगा। ये घटना आज से कई साल पुरानी है। मेरे पिताजी बताते हैं कि वो एक दरगाह में जो बाबा थे उनके मुरीद थे, यानी कि हर पीर और जुमेरात के दिन वो उस बाबा के पास जाते ही थे और उन बाबा के पास जाकर वो दुआ लेते। बाबा उन्हें घर में जलाने के लिए लोबान भी देते थे। मेरे जो पापा थे वो घर में मंडे और थर्सडे के दिन मगरिब की नमाज हो जाने के बाद उस लोबान को जलाया करते थे। घर में काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती थी, लेकिन इसी के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी चल रही थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से जो लोग इस बारे में जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि जो जिन होते हैं उन्हें खुशबू या किसी औरत के खुले बाल बहुत पसंद होते हैं और उस समय जब लोबान की खुशबू से हमारा पूरा घर महक उठता था, तभी एक अजीब सी घटना जो कि हम सबको हिला दी थी, वो ये थी कि जुमेरात के दिन जैसे ही मेरे पापा घर में उस लोबान की धुनी देने लगे, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर आकर कोई दस्तक दे रहा है। जब पापा दरवाजे पर जाकर देखे तो एक गरीब आदमी खड़ा था, वो पैसे मांग रहा था। पापा ने कहा कि पैसे नहीं है, आप जाओ यहाँ से। उसने कहा कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या मैं थोड़ी देर आपके घर के बाहर बैठकर ये लोबान की खुशबू सूंघ सकता हूँ? पापा ने कहा, बस इतनी सी बात? वो कहने लगा, हाँ। उसके बाद पापा ने उसे कहा कि ठीक है, आप बैठ जाओ यहाँ पर। वो वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठा रहा, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय वो वहीं पर बैठा रहा। दोस्तों, अचंभे की बात ये थी कि वो हर मंडे और थर्सडे के दिन हमारे घर के पास उसी समय आकर बैठ जाता था और वहाँ बैठकर वो आराम से 1 घंटा अपना समय बिताता, फिर उठकर चला जाता। वो कभी ना ही तो पैसा मांगता, ना ही घर में किसी को कोई परेशान करता। एक दिन हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे और मेहमान के आने का समय मगरिब के बाद का ही था। जब मेहमान लोग घर के अंदर जा रहे थे तब उनमें से एक आदमी ने उसे वहीं पर बैठा हुआ देखा और उसे ज़ोर से डांट लगाई, चल निकल यहाँ से, यहाँ पे क्यों बैठा है? पैसा चाहिए तो पैसा ले और जा यहाँ से। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ। उस आदमी ने उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा दिया। वो तो चला गया, लेकिन उसी रात उस आदमी को खून की उल्टी होने लगी हमारे घर पर और वो बार बार कह रहा था कि मुझे हर जगह वही फ़कीर या वो भिखारी दिखाई देता है। पापा इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। सुबह होते ही पापा सीधा उसी पीर बाबा के पास जो घर में मेहमान आए हुए थे उन्हें लेकर चले गए। उस बाबा ने कहा कि जिसे तुम भिखारी समझकर भगा दिए थे वो एक जिन था और वो जिन को जब तुम लोगों ने भगाया तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया
और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद वो बाबा ने दरगाह में उस मेहमान को लेकर उनके ऊपर से काफ़ी सारी दुआएं पढ़ी और झाड़ फूक भी किया, लेकिन उसकी तबीयत फ़ौरन तो अच्छी नहीं हुई। वो कहने लगा कि हाँ, पहले से कुछ फ़र्क लग रहा है। उसके बाद उस बाबा ने कहा कि इसे इसी दरगाह में कुछ समय के लिए छोड़ दो। फिर वो कहने लगे कि अगर ये इसी दरगाह में 10 से 15 दिन रहेगा तो शायद जाकर ये ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने उस जिन्नात को धक्का देकर या बेइज्जती करके निकाला है वो सरासर गलत है। इसके साथ साथ उस पीर बाबा का ये भी कहना था कि अब जब भी वो फ़कीर तुम्हें कहीं दिख जाए तो उसे घर के पास दोबारा बुला लेना। लेकिन वो फ़कीर तो कभी दोबारा दिखा ही नहीं। और फिर दोस्तों हम सब परेशान रहने लगे। घर में अजीब सी परेशानी छा गई थी हमारे भी। ऐसा लगता था कि घर में किसी की डेथ हो गई है। एक मनहूसियत जैसा माहौल था। एक दिन अचानक जब मेरे पापा घर में शाम में लोबान लेकर आए थे, तभी दोबारा से उस फ़कीर को देखा जो हमारे घर के पास आकर इस बार बैठा नहीं था, कुछ दूरी पर खड़ा था। मेरे पिताजी उसके पास गए, कहने लगे बाबा आप चलिए वहाँ पर चलकर आप बैठिए, आपको खुशबू बहुत पसंद है ना। उसने मेरे पिताजी को देखा और कहने लगा मेरे ही रूप में तेरे पास जिन आता था, बेवकूफ़, मैं जिन नहीं हूँ, तो मुझे जिन समझकर वहाँ ले जाकर बिठाने की बात कर रहा है। पिताजी मेरे एकदम से उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे कि हमारे घर पर बहुत सारी मुसीबत आ पड़ी है, आप ही अब उस जिन से हमें बचा सकते हैं। आप कुछ ऐसा करो कि हमें उससे हमेशा के लिए छुटकारा दिला दो। उसके बाद वो बाबा हमारे घर के पास आए, कहने लगे मैं दूर से ही तेरे घर को देखकर समझ गया था कि उस जिन ने मेरा ही रूप लिया होगा। वो वहाँ पर बैठकर कुछ पढ़ने लगे और काला धागे को निकालकर उस पर पढ़ पढ़ के फूंकते थे और गांठ मार देते थे। दोस्तों उसके बाद उन्होंने पढ़ते पढ़ते एक पेपर मांगा और मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी सबसे कहा कि पानी में हाथ गीला करके इस पेपर के ऊपर अपने हाथ के निशान बना दो, यानी कि छापा मार दो। हमने वैसा ही किया। फिर उन्होंने उस धागे को उस पेपर से बांध दिया और उसके बाद कुछ पढ़कर उसे दूर फेंक दिया। दोस्तों हम देख ही रहे थे उस धागे में और उस पेपर में अचानक से आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था कि उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई हो। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई। मैं ये सोचने लगी कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद उन्होंने हम तीनों को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने पास से कुछ हमें निकाल कर दिया। फिर वो पिताजी से कहने लगे कि जो तू लोबान जलाता है उसमें ये भी डाल दिया करना, जिसके बाद कोई भी जिन तेरे पास नहीं आएगा। वो लेने के बाद दोस्तों सच में हमारे घर के हालात अगले 4 महीने में काफ़ी अच्छे हो चुके थे। जिस जगह पर मेरी शादी की बात हो रही थी और वो लोग मना कर चुके थे, अब वो भी मेरे से शादी करने के लिए तैयार थे। आज मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आज हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सुकून से और खुशी से है। दोस्तों मैं नहीं जानती कि जिन कब कहाँ किस रूप में किसी को भी दिख जाए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिन होते ज़रूर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।